नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट या व्यावसायिक अनुबंध को कानूनी अनुबंध के रूप में भी जाना जाता है। व्यावसायिक अनुबंध कानूनी रूप से दो या दो से अधिक व्यावसायिक पक्षों के बीच लिखित अनुबंध या करार होता है। जब तक वो पक्ष इन अनुबंध कानूनों का पालन करते हैं, तब तक वो दीवानी न्यायालय के अंतर्गत भी आते हैं। व्यापार अनुबंध का मतलब है किसी व्यावसायिक लेन देन को नियंत्रित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज से। इसका उपयोग किए गए अनुबंध राज्य, देश, उद्योग और लेन देन प्रकार के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में व्यापार अनुबंध लेन देन, आकार, भुगतान शर्तों का विवरण होता है जो कि कानूनी रूप से मान्य होता है। तो ये थी कुछ बुनियादी जानकारी। विस्तार में जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जी नमस्कार सर। तो अगर आपका बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0120612793 और 012061279338। इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पर आप डायल कर सकते हैं और आज के विषय से संबंधित सवाल कर सकते हैं नवीन पांडे जी से। तो फोन लाइंस खुल चुकी हैं। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी कानूनी जानकारी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप कॉल करें। सर, सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को ये बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट की कानूनी परिभाषा क्या कुछ है। कॉन्ट्रैक्ट जो है मूल रूप से एक एग्रीमेंट होता है। अब जब हम कॉलेज में थे तो हमें पढ़ाया जाता था कि all contracts are agreements, but all agreements are not contracts. ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये लाइन था। अब इस लाइन को यदि हम थोड़ा सा विश्लेषण करें तो हमें समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो होते हैं, पर हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा को देखते हैं तो वहां पर कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स दिए गए हैं। ये एसेंशियल एलिमेंट्स जब मौजूद होते हैं तो वह एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेता है। सबसे पहला एलिमेंट क्या है? दो या दो से ज्यादा पक्ष होने चाहिए और जो पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए। जैसे इंडिविजुअल्स की बात करें तो एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन की हुई होनी चाहिए और साथ ही साथ उनके ऊपर कोई ऐसा लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए किसी प्रकार के अनुबंध में प्रवेश करने से। जी। सक्षमता के बाद जो पॉइंट है वो ये है कि कोई एक पक्ष एक ऑफर देता है, उस ऑफर को दूसरे पक्ष को एक्सेप्ट करना होता है। जब ऑफर और एक्सेप्टेंस हो जाता है तो उसके बाद बारी आती है म्यूचुअल कंसेंट की। दोनों पक्ष जो है समझौते का जो विषय है उसके ऊपर दोनों की आपसी सहमति होना जरूरी है। जी। जो सहमति है ये किसी प्रकार की धोखाधड़ी, जबरदस्ती या किसी भी गैर कानूनी तरीके से सहमति ली हुई नहीं होनी चाहिए। सहमति जो है वो वॉलंटरी यानी कि स्वैच्छिक होना चाहिए। जी। साथ ही साथ एग्रीमेंट का जो सब्जेक्ट है ना, वो किसी भी प्रकार से गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। यदि मकसद लीगल है, गैर कानूनी नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। इसके अलावा उसके टर्म्स एंड कंडीशंस भी होते हैं एग्रीमेंट के अंदर कि किस पक्ष को क्या करना है। यदि कोई एक पक्ष विफल रहता है तो दूसरे पक्ष को किस तरीके से कॉम्पेंसेट किया जाएगा। तो ये सारी बातें आती हैं और ये सारे एलिमेंट्स जब एक साथ आ जाते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट लीगली इन्फोर्सेबल होता है और दोनों पक्षों के लिए
लायबिलिटीज और राइट्स दोनों को ही क्रिएट करता है। और राइट्स और लायबिलिटीज का यदि वायलेशन होता है किसी भी प्रकार से, तो उसके लिए समाधान भी होता है इसके अंदर। तो ये होती है कॉन्ट्रैक्ट की कानूनी परिभाषा। जी, कॉन्ट्रैक्ट की कानूनी परिभाषा आपने यहाँ पर दी है। सर ये बताइए कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट क्या कुछ होता है और उसको थोड़ा विस्तार से हम आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए व्यावसायिक अनुबंध जो होता है वह व्यावसायिक लेन देन के लिए तैयार किया जाता है। ये एक औपचारिक कानूनी समझौता होता है जिसका मकसद होता है व्यापार में सहूलियत ले आना। जी। कोई भी व्यावसायिक अनुबंध, जैसा कि नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट की केस में होता है कि दो या दो से ज्यादा पक्षों के बीच में हो, वैसे ही व्यावसायिक अनुबंध जो होते हैं इसमें भी दो या दो से ज्यादा पक्ष हो सकते हैं। और इस समझौते के परिणाम स्वरूप प्रत्येक पक्ष के अधिकारों और कर्तव्यों की रूपरेखा तैयार की जाती है व्यावसायिक अनुबंध के द्वारा। व्यवसाय के आकार के साथ साथ जो अनुबंध होते हैं और जो भी समझौते होते हैं वे किसी भी व्यावसायिक इकाई के लिए आवश्यक उपकरण होते हैं, क्योंकि ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यापार बड़े ही आसानी से और बिना किसी रोक टोक के चलता रहे। कानूनी अनुबंध जो होते हैं वे व्यावसायिक संबंधों के लिए एक प्रामाणिक आधार भी प्रदान करते हैं। सिविल अदालत में अनुबंध जो होते हैं, व्यावसायिक अनुबंध, ये लागू करने योग्य होते हैं और व्यवसायों को उनकी अपेक्षाओं और रिश्तों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करते हैं। अनुबंध व्यवसायों को आय सुरक्षित करने और देनदारियों से बचने में भी मदद करते हैं। जैसे जैसे बिजनेसेस बढ़ते हैं वैसे वैसे उनके लिए व्यावसायिक अनुबंध में यदि वे प्रवेश करते हैं और इनका सहारा लेते हुए यदि वे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं जी। तो उनके लिए अपने व्यवसाय को मैनेज करना बहुत ही आसान हो जाता है। किसी भी विषम परिस्थिति को अवॉइड किया जा सकता है। तो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का ये मेन मोटिव रहता है यहाँ पर। जी। सर कई बार हमने सुना है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होता है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए समझौता यदि है तो समझौता टूटेगा। तो जब अनुबंध होता है और कोई भी एक पक्ष अपने दायित्वों का पालन नहीं करता है या जो अनुबंध के तहत उसके ऊपर जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं या उनके लिए जो भी शर्तें रखी गई हैं उनका पालन करने में जब कोई भी पक्ष विफल हो जाता है तो उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अब ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कई बार तो इंटेंशनली होता है, लोग जानबूझ करके करते हैं, और कई बार परिस्थितिवश भी होता है जी। कई बार चीजें उस पक्ष के कंट्रोल में नहीं होती, तो इस वजह से भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब अनुबंध का उल्लंघन जो है जी। लिखित अनुबंध का भी हो सकता है और मौखिक अनुबंध का भी हो सकता है। फर्क ये है कि यदि अनुबंध लिखित में है तो आपके लिए साबित करना आसान हो जाता है कि सामने वाले पक्षकार ने अनुबंध का उल्लंघन किया है, लेकिन यदि मौखिक है तो सबसे पहले तो आप यही साबित नहीं कर पाएंगे कि अनुबंध है भी या नहीं। जी। ठीक है। अब अनुबंध का उल्लंघन जो है ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मामूली उल्लंघन हो सकता है या कोई मेजर उल्लंघन हो सकता है, वास्तविक हो सकता है, यहां तक कि प्रत्याशित उल्लंघन भी हो सकता है जी। है ना। जैसा कि यदि कोई व्यक्ति अनुबंध के तहत यदि उसने किसी प्रकार के सर्विसेज या कोई गुड्स हैंड ओवर करने का प्रॉमिस किया हुआ है और वो गुड्स या सर्विसेज डिलीवर नहीं कर पाता है तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब जो अनुबंध का उल्लंघन है ये ना तो अपराध की श्रेणी में आता है ना ही अपकृत्य माना जाता है इसको, है ना। और कभी भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एडिशनल
फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन या कोई अतिरिक्त मौद्रिक मुआवजा नहीं, मतलब शायद ही कभी मिलता हो, है ना। अनुबंध के उल्लंघन में शामिल पक्ष को, है ना, आपस में या फिर अदालत में सुलझाया जा सकता है यदि किसी प्रकार का उल्लंघन है तो। और यदि यह साबित हो जाता है कि अनुबंध का उल्लंघन किया गया है, तो आमतौर पर जो निदान होता है वो ये होता है कि यदि उल्लंघन नहीं हुआ होता तो क्या प्रभाव पड़ता जी। जिसके खिलाफ उल्लंघन हुआ वह व्यक्ति किस प्रकार के फाइनेंशियल कंडीशन में रहता जी, उसको रिस्टोर कर देना। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसने एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, और उस व्यक्ति ने ये प्रॉमिस किया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि वह 1 लाख रुपए के मूल्य की कुछ वस्तुएं दूसरे पक्ष को उपलब्ध कराएगा जी। बदले में उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे। अब मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए उसे पहले मिल गए, और बाद में जो व्यक्ति है जिसे सामग्री उपलब्ध करानी थी वह मान लेता है 70,000 रुपए तक की सामग्री उपलब्ध करा लेता है, और उसके बाद वो कुछ भी करके ऐसी हालत में नहीं होता, या जो बाकी 30,000 रुपए के वैल्यू का जो सामान है वो डिलीवर नहीं कर पाता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया जी। अब यदि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो मान लेते हैं मैं वो व्यक्ति हूं जिसने 1 लाख रुपए दिए, तो मुझे 1 लाख रुपए की मूल्य के सामान मिलने चाहिए थे, है ना। यहाँ इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, 30,000 रुपए के वैल्यू का सामान मुझे नहीं मिला। तो इसके लिए जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो मेरे लिए रेमेडी है वो ये है कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ होता तो मुझे 1 लाख रुपए के मूल्य का सामान मिलता, और ब्रीच होने की वजह से मुझे सिर्फ 70,000 के वैल्यू का सामान मिला, 30,000 का नहीं मिला। तो जिस पक्ष ने ब्रीच किया है उसको निर्देशित किया जाएगा कि वो बाकी 30,000 रुपए के मूल्य का सामान भी मुझे हस्तांतरित करे जी। का व्यावसायिक अनुबंध को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, और इससे जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी कानूनी सवाल है तो आप भी हमारे खास कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। इस विषय से संबंधित ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ अधिवक्ता नवीन पांडे जी मौजूद हैं। सर, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, तो सर इसमें सजा या जुर्माना भी होता है, इसको भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, सामान्यतः कभी भी जब अनुबंध का उल्लंघन होता है तो जो अनुबंध कानून है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, या कोई भी विश्व भर में जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित कानून को उठा करके देखें, तो ऐसे हर अनुबंध से संबंधित कानून का जो लक्ष्य है वह सिर्फ इतना सुनिश्चित करना है कि जिसके साथ अन्याय हुआ उसे मूल रूप से उसी आर्थिक स्थिति में छोड़ दिया जाए जिसमें वे यदि कोई उल्लंघन नहीं हुआ होता। एक एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने कोई कार्य पूरा करने के लिए अनुबंध किया, और उसको ये वादा किया गया कि उस कार्य को पूर्ण करने के बाद उस व्यक्ति को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब व्यक्ति ने कार्य को तो पूरा कर दिया, लेकिन जिस पक्ष ने वादा किया था कि वह 2 लाख रुपए उसे देगा, वह व्यक्ति मान लेते हैं उसने केवल 80,000 रुपए दिए। अब ऐसी स्थिति में क्योंकि जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना तो ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस है और ना ही इसको टॉर्ट या अपकृत्य की श्रेणी में रखा गया है, तो ऐसी स्थिति में जो विक्टिम व्यक्ति है, जिसके साथ नुकसान हुआ, जिसके प्रति उल्लंघन हुआ, उसको नुकसान क्या हुआ? 2 लाख में से 80,000 दिए गए, 1,20,000 रुपए उससे और यदि मिल जाते हैं तो समाधान हो जाता है। तो अनुबंध कानून के तहत उसको अगर वापस से उसी आर्थिक स्थिति में ले जाकर के छोड़ना है, तो यदि अनुबंध का उल्लंघन नहीं हुआ होता तो उस व्यक्ति को 2 लाख रुपए मिलते, है ना। तो यहाँ जो 1,20,000 का शॉर्टफॉल हो रहा है उसका भुगतान कराया जाएगा और उस व्यक्ति को वापस उस स्थिति में ला दिया जाता है 1,20,000 के भुगतान से,
जिस स्थिति में वो तब होता है यदि किसी प्रकार का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ होता। हालांकि कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जो बहुत अति विशिष्ट परिस्थितियां होती हैं जी। उन परिस्थितियों में अतिरिक्त फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन अवार्ड किया जा सकता है जी। जैसे मान लेते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत ये प्रॉमिस था कि पूल बनाया जाएगा। अब पूल बनेगा तो वहां पर लाइफ सेविंग जैकेट्स की जरूरत भी होगी। तो किसी पक्ष ने लाइफ सेविंग जैकेट्स परचेज कर लिए। अब पूल बनवाने वाले और पूल बनाने वाले दोनों पक्षों के बीच में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब जिसने लाइफ जैकेट्स खरीदे उसने तो इस उम्मीद में खरीदे कि पूल होगा तो इन लाइफ सेविंग जैकेट्स का प्रयोग होगा, लेकिन पूल बना ही नहीं। तो अतिरिक्त खर्च को वहन करना पड़ा उस व्यक्ति को जिसने भी लाइफ सेविंग जैकेट्स परचेज किए, है ना। तो ये एक विशिष्ट परिस्थिति हो जाती है जहां पर अगर पूल नहीं बनने की वजह से जो नुकसान है उसको अगर कॉम्पेंसेट भी कर दिया जाए तो व्यक्ति वापस उस स्थिति में नहीं पहुंचता, क्योंकि उसके अतिरिक्त खर्च भी उसने उठाने पड़े। तो ऐसी स्थितियों में अतिरिक्त मुआवजा भी दिया जा सकता है और ये स्पेशल केसेस होते हैं, लेकिन सिर्फ इन्हीं परिस्थितियों में अतिरिक्त मुआवजे का प्रावधान है। जी सर, कई और चीजें हैं जो आपसे हम समझना चाहते हैं। सर ये भी बताइए हमारे दर्शकों को कि अगर छोटी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बनाए तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको विशेष तौर पर ध्यान में रखना होता है? जी बिल्कुल, देखिए सवाल छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी का नहीं है या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है जी। ये बहुत जो जनरली हर किसी के ऊपर लागू होता है, मैं वो कहूंगा यहाँ पर। कभी भी जब आप कोई अनुबंध करते हैं, चाहे आप छोटी कंपनी बड़ी कंपनी हो या कोई भी हो, इन बातों का आप यदि ध्यान रखते हैं तो आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे व्यवसाय से लेकर के हर प्रकार के अनुबंध में। सबसे पहली बात, स्पष्टता और विशिष्टता का ध्यान रखें जी। जब भी आप अनुबंध करते हैं शब्द आपके स्पष्ट होने चाहिए, है ना, और विशिष्ट होने चाहिए। आपको स्पेसिफिकली और क्लियरली बताना है आप कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के लिए कर रहे हैं, उसमें स्पेसिफिकेशंस क्या होने चाहिए, इन साफ साफ मेंशन करें। उसके बाद पक्षों की जानकारी, जिन पक्षों के बीच में अनुबंध हो रहा है उनकी एक एक डिटेल, जैसे नाम, पता, उम्र, मतलब ऐसी जानकारियां जिससे कि पक्षों की सटीक पहचान की जा सके जी। ये आपके अनुबंध में लिखा हुआ होना चाहिए जी। इसके बाद नंबर आता है विषय वस्तु और उद्देश्य, सब्जेक्ट क्या है और पर्पस क्या है कॉन्ट्रैक्ट का, ये साफ शब्दों में लिखा जाना चाहिए अनुबंध के अंदर। इसके बाद वो नियम और शर्तें जिसके तहत पूरा का पूरा जो भी ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उसको किन नियमों और शर्तों पर कार्यान्वित किया जाएगा, ये भी साफ शब्दों में लिखा जाना चाहिए स्पष्ट तरीके से। प्रतिफल और उसका भुगतान, है ना जी। प्रतिफल क्या होगा, भुगतान किस तरीके से किया जाएगा, कौन करेगा, किसको करेगा, कैसे स्थिति में करेगा, ये चीजें भी आपको वहां पर उल्लेखित करना होता है। गोपनीयता और गैर प्रकटीकरण, है ना, जिनको हम इंग्लिश में कॉन्फिडेंशियलिटी एंड नॉन डिस्क्लोजर कहते हैं जी। इनसे संबंधित भी, मान लेते हैं बिजनेस में बहुत सारे ट्रेड सीक्रेट्स हो सकते हैं और ट्रेड सीक्रेट्स यदि लीक हो जाएं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो उन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल कैसे रखा जाए, उसको नॉन डिस्क्लोजर में कैसे लाया जाए, इसके लिए भी स्पेसिफिक क्लॉज होना चाहिए जी। उसके बाद कई बार क्या होता है, बौद्धिक संपदा भी इन्वॉल्व होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर, जिन्हें हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेट होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन के दौरान उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत, तो उसके ऊपर अधिकार किसका होगा जी। उसका लाइसेंसिंग किस तरीके से करेंगे,
इन बातों का भी जिक्र होना चाहिए। जी। क्षतिपूर्ति और दायित्व, किसी पक्ष के विफल होने के कारण यदि किसी प्रकार का नुकसान दूसरे पक्ष को उठाना पड़ता है तो क्षति को कैसे पूर्ण किया जाएगा, जी। इसके लिए दायित्व और सीमा इसको भी निर्दिष्ट करना आवश्यक होता है। जी, कई महत्वपूर्ण बातें इस दौरान आपने यहाँ पर बताई हैं और बहुत सारे और भी सवाल थे, लेकिन फिर किसी दिन जरूर हम पूछेंगे सर। लेकिन आज जितनी भी आपने जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।